नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहाइंड द सीन में आपका स्वागत है। और आज पर्दे के पीछे की वो विस्फोटक खबर जिसकी कहीं भी चर्चा नहीं है, कहीं भी इस खबर पर कोई डिबेट नहीं हो रही है। दरअसल नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबूतों का गट्ठर तैयार करके पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिन्हें लोग बाबा के नाम से महाराष्ट्र में पुकारते हैं, नाम है पृथ्वीराज चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र। सबूतों का गट्ठर तैयार है और एक साथी नेता या कहिए कार्यकर्ता कदम, प्रफुल्ल कदम, उनके साथ हाई कोर्ट जाने को तैयार हैं और हाई कोर्ट में ये सारे सबूत रखने को तैयार। ये सारे सबूत नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं और नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये सबूत करीब करीब वैसे ही हैं जैसे सबूत इंदिरा गांधी के खिलाफ थे जब इंदिरा गांधी का निर्वाचन रद्द कर दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। बाल ठाकरे पर 6 साल तक चुनाव लड़ने और मतदान करने पर प्रतिबंध लग गया था। मामला वो भी आचार संहिता के उल्लंघन का था, जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के उल्लंघन का था। लेकिन वो दौर अलग था। जब ठाकरे पर प्रतिबंध लगा तो एमएस गिल मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे। कृष्णमूर्ति और लिंगदो उनके साथ 2 और चुनाव आयुक्त थे। कृष्णमूर्ति और लिंगदो, इन दोनों को आपने मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में देखा और इनका कार्यकाल याद होगा। आज भी लिंगदो कमीशन, जब भी छात्र राजनीति की बात आती है तो लिंगदो याद आ जाते हैं। ऐसे चुनाव आयुक्त हुआ करते थे। जुडिशरी बहुत जुदा हुआ करती थी। जगमोहन लाल सिन्हा जैसे जस्टिस हुआ करते थे जिन्होंने फैसले के 12 दिन पहले खुद को अपने घर में बंद कर लिया था कि कोई उनको प्रभावित न कर पाए। मैं पूरी खबर पे आता हूं, ये सिर्फ पूरी की पूरी भूमिका थी। खबर ये है कि अगर हाई कोर्ट में इन सबूतों पर ढंग से जिरह बहस हुई और जजमेंट देने वाला कोई जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा जैसा हुआ तो नरेंद्र मोदी की लोकसभा की सदस्यता रद्द हो जाएगी, यानी सांसदी चली जाएगी। सांसदी जाने का मतलब है प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ जाएगा। इस देश में नरेंद्र मोदी का कार्यकाल इतिहास बन जाएगा। प्रधानमंत्री के रूप में 20 साल 25 साल राज करेंगे निशिकांत दुबे का स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट धरा का धरा रह जाएगा। वो पन्ना, स्टेटमेंट का वो पन्ना रद्दी की टोकरी में चला जाएगा। और सिर्फ मोदी की सांसदी नहीं जाएगी, चुनाव आयोग भी बुरी तरह फंस जाएगा अब तक हीला हवाली और लीपापोती करने के आरोपों में। मैं पूरी खबर बताऊं, खबर लाइए स्क्रीन पर, खबर दिखा दें जो खबर दबी छिपी थी। पीएम मोदी की लोकसभा सदस्यता होगी रद्द, चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाने वाले कांग्रेसी नेता जाएंगे हाई कोर्ट। नेक्स्ट लाइए अगली खबर। कानून से ऊपर कोई नहीं, इंदिरा गांधी बाल ठाकरे पर एक्शन, फिर मोदी पर कार्रवाई क्यों नहीं, कांग्रेस ने चुनाव आयोग को घेरा। अब मैं आपको खबर बताता हूं, फिर मैं आपको एक फेसबुक पोस्ट भी दिखाऊंगा। मेरे साथ बने रहिएगा, निवेदन है, क्योंकि इसमें कुछ लफाजी नहीं, सिर्फ तथ्य में रखूंगा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी के 2020 के केस को खोला जिसमें आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप था। लेकिन राज्य चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की, हीला हवाली करती रही। आयोग ने आचार संहिता उल्लंघन की बात स्वीकार की और रेलवे प्रशासन से इस पर स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन मोदी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। गजब है।
आचार संहिता उल्लंघन, अभी मैं इंदिरा गांधी वाला केस और बाल ठाकरे वाला केस आपको बताऊंगा पूरा क्या हुआ था, और फिर आप तुलना कीजिएगा। रेलवे प्रशासन से स्पष्टीकरण मांगा, मोदी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इस मामले में अब पृथ्वीराज चौहान ने कहा है कि हाई कोर्ट में अपील करने का वक्त आ गया है। मुंबई में तिलक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और पृथ्वीराज चौहान ने बताया कि 28 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तत्कालीन रेल मंत्री और कृषि मंत्री ने सोलापुर जिले के संगोला निर्वाचन क्षेत्र में पश्चिम बंगाल के संगोला से शालीमार तक किसान रेल की 100वीं ट्रेन का उद्घाटन किया था। किसान रेल 100वीं ट्रेन का उद्घाटन किया था। उस समय महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत के चुनाव और पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे। जब चुनाव चल रहे थे तो कैसे सरकारी प्रलोभन की श्रेणी में आ जाएगा, कैसे किया कार्यक्रम। ये कार्यक्रम पूरे देश में टीवी पर प्रसारित किया गया हो तो होता है, टीवी पर तो मोदी जी कुछ भी करें तो दिन रात दिखाया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए चुनाव आयोग और जिला प्रशासन से अनुमति भी नहीं ली गई थी। विदाउट एनी परमिशन चुनाव के समय इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक कार्यकर्ता प्रफुल्ल कदम, जिनका मैंने नाम लिया, प्रफुल्ल कदम ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की। तो शुरुआत में तो टाइम बाय करते हैं ना, टाइम पास किया गया। उसके बाद अंत में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला पाया गया, लेकिन सिर्फ रेलवे प्रशासन को स्पष्टीकरण के लिए कहा गया। यह स्पष्ट होने के बाद भी कि ये कानून, इस मामले में कानून का उल्लंघन है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और न की जा रही है। प्रफुल्ल कदम जो शिकायतकर्ता हैं, उन्होंने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में सभी नियमों और कानूनों के अनुसार जानकारी दी। उन्होंने मांग की कि चुनाव आयोग चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने के इस प्रयास पर गंभीरता से विचार करे। यह आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है, इसलिए नरेंद्र मोदी की सदस्यता रद्द की जानी चाहिए। यह मामला सामान्य नहीं है, हालांकि ऐसे बहुत मामले हैं नरेंद्र मोदी पर, बहुत सारे मामले। ये शिकायत में चला गया है, बाकी में तो शांत विपक्ष बैठा रहता है, जिनके आधार पर मैं अभी बाल ठाकरे और जब इंदिरा गांधी दोनों के केस को खोलूंगा, आप खुद तुलना कीजिएगा, मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक क्लिप, एक हिस्सा दिखा दीजिए, स्क्रीन पर लाइए, दिखाइए, फटाफट सुना दीजिए। घटना 28 दिसंबर 2020 की है, जब सांगोला कॉन्स्टिट्यूंसी में राज्य में ग्राम पंचायत चुनाव चल रहे थे, आचार संहिता जारी थी। उस समय स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने 2 मंत्रियों के साथ सांगोला आए और सांगोला में किसान रेलवे जो सांगोला से वेस्ट बंगाल जाती है, वो किसान रेलवे की 100वीं गाड़ी थी। तो 100वां का बहाना बनाकर उन्होंने वहाँ पे एक बड़ा कार्यक्रम किया, जो प्रधानमंत्री के सारे कार्यक्रम लाइव होते हैं, पूरे देश में गया। उस समय वेस्ट बंगाल की भी चुनाव चल रहे थे और इस तरह से बिना कोई पूर्व परमिशन लिए इलेक्शन कमीशन से ये कार्यक्रम हुआ, जिससे ग्राम पंचायत चुनाव वगैरह में प्रभावित हुए। प्रफुल्ल जी ने तुरंत उसके खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ, मंत्रियों के खिलाफ आचार संहिता भंग करने का एक पिटीशन राज्य चुनाव आयोग के सामने रखा था। 2020 में ही पूरे तथ्य देकर ये पूरा का पूरा पिटीशन यहाँ पे रखा हुआ है। लेकिन अब राज्य चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया आप समझ सकते क्या होगी। इन्होंने जब निजी बातचीत की तो कहने लगे भाई हम कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन आपको कानूनी ये व्यवस्था है और कानून का भंग हुआ, तो आपको ये कहना है कि कानून का भंग किया गया है कि नहीं, आचार संहिता का भंग किया गया है कि नहीं, वो उन्होंने किया नहीं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले इन्होंने पिटीशन का जवाब दिया है, खारिज कर दिया और गलती मान ली है, और उसके चलते रेलवे को उन्होंने नोटिस दिया है कि भाई आगे से मत करो वगैरह, लेकिन और किसी व्यक्ति के बारे में कुछ भी नहीं कहा। आगे से मत करो, कितना सामान्य मामला है, आगे से मत करो, चलो कोई बात नहीं, आगे से मत करो। ऐसा इंदिरा गांधी को नहीं कहा गया था, ऐसा बाला साहब ठाकरे को नहीं कहा गया था कि चलो कोई बात नहीं, आगे से मत करना भाई, चलो कंटिन्यू रखो।
प्रफुल्ल कदम भी पृथ्वीराज चौहान बोल रहे थे, जब पृथ्वीराज बाबा, तो उनके बगल में स्क्रीन के बिल्कुल राइट हैंड पे हाफ जैकेट में जो खाकी कलर के, वो प्रफुल्ल कदम बैठे हुए थे। अब इस मामले को और बेहतर समझने के लिए मैं इंदिरा गांधी और बाला साहब ठाकरे, उन दोनों के मामले को सामने लाना, आज इससे रिलेट करना बहुत जरूरी समझ रहा हूं, और आपको रिलेट करिएगा। दरअसल 1971 के जो चुनाव थे लोकसभा के, उसमें रायबरेली से इंदिरा गांधी ने राजनारायण को हराया था। वही राजनारायण जो 77 में फिर मंत्री बने, स्वास्थ्य विभाग संभाले। राजनारायण को चुनाव हरा दिया। राजनारायण उस चुनाव में इंदिरा गांधी के निर्वाचन की वैधता को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट चले गए। सुनवाई जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा के सामने हुई। आरोप क्या थे? दो आरोप थे। आरोप नंबर 1, इंदिरा गांधी के सचिवालय में काम करने वाले यशपाल कपूर को इंदिरा गांधी ने एजेंट बनाया, जबकि वो अभी सेवा में थे, सरकारी अफसर थे। अफसर रहते हुए उनको एजेंट बनाया। दूसरी बात, दूसरा जो आरोप था कि उन्होंने सामियाना, टेंट, इस सब का जो खर्चा था चुनाव में, रायबरेली में टेंट, सामियाना, इस सब का खर्चा, वो सरकारी कोष से, मतलब सरकारी खर्च से इस सब का पेमेंट किया। ये दो आरोप थे। सुनवाई में 12 जून 1975 को फाइनल फैसला आया, लेकिन उससे पहले मैं बताऊं, जगमोहन लाल सिन्हा जब इंदिरा गांधी को गवाही के लिए पेश होना था, तो कोर्ट रूम में जगमोहन लाल सिन्हा पहुंचे और उन्होंने ऐलान किया कि इंदिरा गांधी के आने पर, मतलब उन्होंने एक लाइन की बात कही कि इंदिरा गांधी को बुलाने से पहले, कि अदालत की परंपरा है कि लोग तभी खड़े हों जब कोर्ट रूम में जज घुसे, जज जब कोर्ट रूम में, अदालत के अंदर घुसे, इसलिए जब कोई गवाह घुसे तो वहां मौजूद लोगों को खड़ा नहीं होना चाहिए। और फिर इंदिरा गांधी जब कोर्ट रूम में घुसी तो कोई भी अदालत में जो लोग मौजूद थे, कोई नहीं खड़ा हुआ। जो इंदिरा गांधी के वकील थे एससी खरे खड़े हुए, लेकिन आधा, मतलब वो झिझकते झिझकते आधा खड़े हुए। इंदिरा गांधी को जो कोर्ट में कटघरा होता है, वहां पर एक कुर्सी डाल के बिठाया, और इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। आप कल्पना खाली कीजिए, बहुत इंदिरा, नेहरू, लोकतंत्र के दुश्मन चर्चा करते हैं ना लोग, आप सुनते होंगे। और किसी को भी दरअसल पीछे जाकर के इतिहास के पन्नों को पलट करके पढ़ने का वक्त नहीं है। सारा वक्त तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे रची गई कूट रचित और फर्जी की कहानियों में सारा वक्त जाया हो जाता है। इसलिए पीछे जाकर के जो पन्ने हैं, वो इतिहास के, वो पन्ने कोई खोलना नहीं चाहता। कोर्ट रूम में खड़ा कर दिया गया। जगमोहन लाल सिन्हा से फैसले पर असर डालने के लिए जो माथुर साहब थे, इंदिरा गांधी के डॉक्टर, वो जगमोहन लाल सिन्हा के रिश्तेदार थे, करीबी रिश्तेदार, उनसे प्रेशर डलवाया गया। इंटेलिजेंस के अफसरों को लगाया गया, कोई असर नहीं हुआ, कोई नहीं असर हुआ। आखिरकार 28 मई की तारीख, 28 मई से 7 जून तक अपने घर में खुद को कैद कर लिया, और जो लोग भी पूछे, पता किए, उनको बता दिया कि उज्जैन चले गए हैं जज साहब। आईबी तक ने इस मामले में टोह लेने की कोशिश की, लेकिन कोई फर्क नहीं हुआ। आखिरकार 12 जून को 1975 को ये फैसला आया, और फिर ये फैसला इस देश के इतिहास में सबसे बड़ा परिवर्तनकारी हुआ। फिर आपातकाल हुआ, सब कुछ हुआ। यहां तक कि कुलदीप नैयर लिखते हैं कि जज साहब, 55 साल के दुबले पतले जज, सीधे कोर्ट रूम में पहुंचे। कमरा नंबर 15 में जैसे कुर्सी पर बैठे, पेशकार ने खचाखच भरी अदालत में ऊंची आवाज में कहा, ध्यान से सुनिए, जज साहब जब राजनारायण की चुनावी याचिका पर फैसला सुनाएंगे तो कोई ताली नहीं बजनी चाहिए। 258 पेज के फैसले के साथ मौजूद सिन्हा ने कहा, मैं इस केस के विभिन्न पहलुओं पर केवल अपने निष्कर्षों को पढ़ूंगा। और फिर उन्होंने कहा, याचिका स्वीकार की जाती है। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर हर्ष ध्वनि से कोर्ट रूम गूंज उठा। अखबार वाले टेलीफोन की तरफ भागे और खुफिया विभाग के लोग अपने दफ्तरों की तरफ दिल्ली सूचना पहुंचाने के लिए। और
उस वक्त राजनारायण के वकील शांति भूषण जी थे, जो बाद में जनता पार्टी की सरकार में 77 में कानून मंत्री बने। प्रशांत भूषण, जिनको आजकल आप लोग अक्सर खबरों में देखते सुनते हैं, चुनावी याचिकाएं एडीआर की तरफ से और अलग अलग केसों में सुनते हैं। प्रशांत भूषण के पिता शांति भूषण कानून मंत्री बने 77 में। वो राजनारायण के तरफ से जो है वकील थे इस केस में। कानून मंत्री बनने के बाद हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में उनको शिफ्ट करने की, भेजने के लिए ऑफर दिया था शांति भूषण ने, ताकि वहां पर वो चीफ जस्टिस बन सकें, लेकिन मना कर दिया। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने मना कर दिया। इंदिरा गांधी की सदस्यता चली गई, नहीं बची किसी भी प्रकार। चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन क्या था? टेंट सामियाना, इसका खर्चा सरकारी खर्च से। जो मोदी जी का कार्यक्रम था उसका खर्चा कहां से? अमेरिका से आया था। कहां से आया था? सरकारी खर्च, चुनाव के दरमियान सरकारी खर्च पर सरकारी प्रोग्राम देश भर में प्रसारित किया गया। उनके टेंट और सामियाना का खर्चा तो बहुत छोटा रहा होगा। मोदी जी के इस कार्यक्रम का खर्चा बहुत ज्यादा रहा, बहुत ज्यादा। लेकिन मोदी जी पर कोई कार्रवाई नहीं। मोदी जी पे इतना ही थोड़ो, अभी बाल ठाकरे वाला केस सुनिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि मोदी पर कितने केस हो सकते हैं, कितनी शिकायतें हुई हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने किसी शिकायत को देखा और उसमें नरेंद्र मोदी नाम देख करके किनारे रख दिया। कौन चुनौती देगा? संवैधानिक, आज तो सुप्रीम कोर्ट भी कह देता है कि चुनाव आयोग को हम क्या आदेश दें, संवैधानिक निकाय है। तो आप फिर क्यों भाई, आप किसे दोगे? गरीबों को हम जैसे दोगे आप जो है आदेश। मैं जरा बाल ठाकरे वाला केस आपको बताता हूं। बाल ठाकरे का केस दरअसल 1987 में महाराष्ट्र में मुंबई में विले पार्ले एक सीट है, विले पार्ले सीट पर उपचुनाव हो रहा था। इस उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थे प्रभाकर काशीनाथ कुंटे और निर्दलीय थे डॉक्टर रमेश यशवंत प्रभु। इस वक्त तक शिवसेना रजिस्टर्ड पार्टी नहीं थी, तो ये निर्दलीय उम्मीदवार जो डॉक्टर रमेश प्रभु थे, बाला साहब ठाकरे उनके पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे थे, उनके पक्ष में वोट मांग रहे थे, उन्हीं के साथ थे। 13 दिसंबर को मतदान हुआ और 14 दिसंबर को जब नतीजा आया तो निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर रमेश प्रभु जीत गए। कुंटे जो है, प्रभाकर कुंटे, ये हार गए। प्रभाकर कुंटे ने, पहले ये सीट कांग्रेस के पास थी, प्रभाकर कुंटे ने इस निर्वाचन को चुनौती दे दी हाई कोर्ट में और आरोप लगाया कि डॉक्टर रमेश प्रभु भड़काऊ और नफरत फैलाने वाले, अब ये सुनिएगा और फिर मोदी जी से जोड़िएगा, भड़काऊ और नफरत फैलाने वाले भाषणों के सहारे चुनाव जीते हैं। उन्होंने अपने आरोप के समर्थन में सबूत पेश करते हुए डॉक्टर रमेश प्रभु का चुनाव रद्द करने की अपील की। ये मामला 87 का है। 7 अप्रैल 89 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने डॉक्टर रमेश प्रभु और बाल ठाकरे को जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 में परिभाषित चुनाव में भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया और इस आधार पर विले पार्ले सीट के उपचुनाव के नतीजे को रद्द कर दिया। डॉक्टर रमेश प्रभु सुप्रीम कोर्ट गए और फिर सुप्रीम कोर्ट में 89 का फैसला 95 तक ही चला और 11 दिसंबर 1995 को सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज कर दी और बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, यानी निर्दलीय उम्मीदवार रमेश प्रभु का निर्वाचन रद्द करने का जो फैसला था वो कायम रहा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे जेएस वर्मा, इनका नाम सबने सुना है। जेएस वर्मा ने अपने फैसले में लिखा क्या, वो कोट अनकोट मैं बताता हूं फैसले में क्या लिखा। विले पार्ले विधानसभा क्षेत्र में 29 नवंबर, 9 दिसंबर और 10 दिसंबर 1987 को चुनावी सभाओं में डॉक्टर रमेश प्रभु और बाल ठाकरे के दिए गए भाषणों को इस मामले में जांच का आधार बनाया गया है। इन सभाओं में बाल ठाकरे ने कहा था कि हम हिंदुओं की रक्षा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, हमें मुस्लिम वोटों की चिंता नहीं है, ये देश हिंदुओं का था और हिंदुओं का ही रहेगा। उस दौर में बाला साहब ने कहा था, आज तो गली गली में नीचे के, मतलब जो कहिए आपकी राजनीति में जो अब सबसे निचले पायदान पर हैं,
वहां से लेकर के और इस देश में दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय जो नेता है उस तक, सब के सब इस नफरती भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब कर रहे हैं। और डायरेक्ट तो कई बार डायरेक्ट ही करते हैं, घुसपैठिया, मंगलसूत्र खोल ले जाएंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, 2 कमरों में से 1 कमरा ले लेंगे। ये कौन कहा? बांसवाड़ा राजस्थान। हमारे प्रधानमंत्री विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता ने बताया था। किसको कहा था? कपड़ों से किसको पहचानते हैं? कपड़ा देख के किसको पहचानते हैं? हेट स्पीच की जो सूची जारी हुई, हेट स्पीच की सूची में टॉप किया है मोदी, शाह और योगी, इनका नाम ऊपर बिल्कुल आता है टॉप में। हेट स्पीच के इतने मामले, कोई न बाल न बाका कह सके जो जगबैरी होए, वो वाला हाल है। प्रचंड ओज और तेज के सामने पनाह मांगता, पानी मांगता चुनाव आयोग है, कोई फर्क नहीं है। फिर मैं आगे बताऊं, अभी कहानी पूरी नहीं हुई बाल ठाकरे वाली। उसमें जो है भ्रष्ट, इन दोनों भाषणों के आधार पर दोनों को चुनाव में भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया जाता है। अब रमेश प्रभु का तो चुनाव रद्द हो गया। सवाल ये खड़ा हुआ कि चुनाव रमेश प्रभु का रद्द हुआ, लेकिन बाल ठाकरे जो भ्रष्ट आचरण के यहाँ पर दोषी हुए, वो न तो किसी सार्वजनिक पद पे थे, न लोकसभा में थे, न राज्यसभा में थे, न विधानसभा में थे। तो उन पर ये सजा कैसे लागू होगी? उस समय ये जो है, इस सजा को समझने के लिए संवैधानिक रूप से पहले विचार विमर्श हुआ। फिर देश के जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे, वो टीएस कृष्णमूर्ति साहब, उनके मुताबिक ऐसे मामलों में 6 साल के लिए मताधिकार से वंचित किया जाना अधिकतम सजा है। मैक्सिमम पनिशमेंट 6 साल के लिए मताधिकार से वंचित कर दिया जाए। और अंतिम निर्णय राष्ट्रपति के पास जाते हैं। अपने पास आए संबंधित मामले में राष्ट्रपति चुनाव आयोग से राय मांगते हैं और चुनाव आयोग की राय पर फैसला देते हैं। सुप्रीम कोर्ट से बाल ठाकरे का मामला फिर भेज दिया गया राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति कौन थे उस समय? डॉक्टर के.आर. नारायणन। एक एक पद पर बैठे एक एक व्यक्ति को, एक एक किरदार को समझिएगा कि वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और। डॉक्टर के.आर. नारायणन उस दौर में राष्ट्रपति थे। उनके पास मामला गया, उन्होंने सलाह मांगी। उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त मैंने बताया आपको कि गिल साहब थे, एमएस गिल थे, टीएस कृष्णमूर्ति और जेएम लिंगदो, ये दोनों उनके साथ चुनाव आयुक्त थे। इस पर जब उनसे मांगा गया चुनाव आयोग से, तो चुनाव आयोग ने 22 सितंबर 1998 को अपना सिफारिश, जो अपनी सिफारिश थी वो राष्ट्रपति कार्यालय को भेजी। और डॉक्टर एमएस गिल ने लिखा कि अदालत में दोषी पाए जाने के कारण बाल ठाकरे को 6 साल के लिए मताधिकार से वंचित कर दिया जाए, 11 दिसंबर 1995 से 10 दिसंबर 2001 तक के लिए। चुनाव आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने 28 जुलाई 1999 को 6 साल के लिए बाल ठाकरे के मताधिकार पर रोक लगा दी। ये इससे बेहतर और कुछ क्या बताया जाए। अब समझिए, मोदी जी का बांसवाड़ा मैंने आपको बता ही दिया। लातूर में बाला साहब ठाकरे की जो है ये मताधिकार छीनने के बात को उन्होंने भाषण में इस्तेमाल करके वोट भी मांगा था। बस खबर इतनी सी थी। इस खबर में मैं और क्या जोड़ूं? आप बताइए। इस खबर में जोड़ने के लिए कुछ नहीं है। आपको ये तय करना है कि हमारे देश के संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, संवैधानिक निकाय हैं, वो कहां खड़े। एक चुनाव आयोग हुआ करता था, एक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हुआ करती थी, एक राष्ट्रपति हुआ करते थे, और संविधान की रक्षा करते हुए बड़े फैसले निर्भीकता से लिए जाते थे। आज एक पक्ष कुछ ना गुनाह हो तो भी अपनी बेगुनाही साबित करते करते सजा भोग लेता है। भाई बेगुनाह हैं, बेगुनाही साबित करते करते 5 साल, 6 साल, 8 साल जेल में गुजार दे रहे हैं लोग, बेगुनाही साबित करते करते।
उनके वो 6 साल 8 साल कौन लौटाएगा? गुनहगार हर दिन लोकतंत्र और संविधान पर खतरनाक वार करता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है, कोई संवैधानिक संस्था, कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, जो रीढ़ सीधी करके कोई निर्णय ले पाए, क्योंकि सबने सरेंडर कर दिया है। और आजकल सरेंडर शब्द बड़ा फेमस हो गया है। अब इसको विख्यात मैं कहूँ या कुख्यात, ये निर्णय मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आप इस खबर को बाल ठाकरे और इंदिरा गांधी वाली खबर से जोड़ करके एक बार समग्रता से देखिएगा, आंख बंद करके सोचिएगा, हम और आप कहाँ खड़े हैं और भक्त कहाँ खड़े हैं, देश कहाँ खड़ा है, देश का लोकतंत्र और संविधान कहाँ पानी मांग रहा है। इजाजत दीजिए मुझे, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।